बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण पढ़ना क्यों आवश्यक है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसे पढ़कर हम शुद्ध लिखना, बोलना, समझना एवं पढ़ना सीख सकते हैं। इसीलिए व्याकरण का अध्ययन बहुत आवश्यक है, क्योंकि व्याकरण सही होगा, व्याकरण की जानकारी सही होगी तो आप कुछ भी शुद्ध लिख सकते हैं, और शुद्ध लिख सकते हैं तो पढ़ने वाले को भी आसानी होगी और वो समझना भी आसान होगा। यदि आप शुद्ध नहीं लिखते हैं तो अर्थ ही बदल जाता है, तो फिर समझने में भी कठिनाई होती है। तो इस वीडियो में हम लोग व्याकरण में क्या पढ़ेंगे? वर्ण विचार, यानी वर्णों पर हम लोग विचार करेंगे। और क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला वृक्ष पढ़ेंगे, फिर स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वर्णमाला वृक्ष दिखाती हूँ। ये है हमारा वर्णमाला वृक्ष। हिंदी व्याकरण में वर्णमाला वृक्ष का बहुत महत्व है। वर्णमाला का अर्थ है वर्णों की माला, यानी इसमें कई वर्ण हैं। जैसे अनेक मोतियों को गूंथकर मोतियों की माला तैयार की जाती है, उसी तरह से वर्णों को मिलाकर के वर्णमाला तैयार होती है ना। तो यहाँ पे हम लोग वर्णमाला बनाए हैं, और चूंकि मैंने इसे एक वृक्ष का रूप दिया है इसलिए मैंने इसका नाम वर्णमाला वृक्ष रखा है। तो वृक्ष के माध्यम से आपको समझने में आसानी होगी, इसलिए मैंने इसे ऐसा रूप दिया। तो वर्णमाला वृक्ष, इसको हम लोग ने, एक वृक्ष है उसकी दो शाखाएं निकली हुई हैं, है ना। मुख्य रूप से क्या है, एक शाखा इधर गई है और एक शाखा इधर गई है, यानी वर्ण के दो भेद होते हैं। इससे स्पष्ट है, ये है वर्णमाला वृक्ष और इसके दो खंड हो गए हैं, दो शाखाएं हैं इसकी। पहली शाखा है स्वर वर्ण और दूसरी शाखा में है व्यंजन वर्ण। पहले हम लोग स्वर वर्ण पढ़ते हैं। स्वर वर्ण आप लोग पहली कक्षा से या उससे भी पहले से सीखते हैं। पहली कक्षा में नामांकन होने से पहले ये घर पे भी बच्चे सीख जाते हैं। तो यहाँ देखिए है अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, है ना। ये है स्वर वर्ण, और इसी में है अयोग वाह। अंग और अह को अयोग वाह कहा जाता है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताऊंगी। जैसे यहाँ पे ये ई के ऊपर दिख रहा है ना, तो यहाँ पे ये ई यहाँ से डंठल से ऐसे लटका हुआ है, इसके ऊपर कोई ये इस तरह की मात्रा नहीं दी हुई है ना। ये छोटी ई है, यहाँ पे मैं इसको अलग से लिख दे रही हूँ। ये क्या है? छोटी, है ना। लेकिन यहाँ डंठल से इसको लटकाया गया इसलिए लग रहा है कि इसके ऊपर दिया हुआ, लेकिन इसके ऊपर कुछ दिया हुआ नहीं है ना। यह है छोटी, यह है बड़ी। तो ये हो गई, ये सारे वर्ण हो गए स्वर वर्ण, और ये है अयोग वाह, ये भी स्वर वर्ण के अंतर्गत ही आते हैं। तो इस तरह से स्वर वर्णों की संख्या, इनकी संख्या होगी 11 और ये 2, तो टोटल मिलाकर स्वर वर्ण की संख्या 13 मानी जाती है, 13 है। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण के विषय में। छोटी कक्षाओं में यहाँ हम लोग पढ़ते हैं ना, अ से अनार, आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से उखली, औ से औरत, और अंग से अंगूर, अ से कुछ भी नहीं, क्योंकि अ से हम कुछ शुरुआत नहीं कर सकते हैं। ये शब्द के अंत में आता है लेकिन शुरू में नहीं आता है। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, जैसे यहाँ तो वर्णमाला से वर्ण के दो शाखाएं वर्ण की निकली थी, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। लेकिन व्यंजन वर्ण के फिर अनेक शाखाएं हैं, है ना। इनकी हर शाखाओं में, जैसे पेड़ों में कई डालियां होती हैं ना, उसी तरह से यहाँ पे व्यंजन वर्ण की भी कई डालियां हैं, और हर डाली का अपना अलग अलग महत्व है। तो सबसे पहले डाली में हम लोग पढ़ेंगे, यह है क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? यह है क, ख, ग, घ, अंग। उसके बाद है च वर्ग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, इय। उसके बाद है ट वर्ग। ट वर्ग में है ट, ठ, ड। उसका एक अक्षर छोड़कर हम आगे पढ़ेंगे ढ,
और फिर एक छोड़ेंगे अर्ण, यानी 5 मुख्य होते हैं। तो मैं पहले 5 मुख्य को पढ़ दे रही हूँ। ट, ठ, ड, ढ, अण, इसको अण भी बोलते हैं। और ये 2 जो है इसके बारे में मैं बता रही हूँ। ये ड और ड़, इसका उच्चारण होता है ड़। इन दोनों को देखने में देखिए एक जैसा लगता है, बस अंतर क्या है कि ड ऐसे लिखा हुआ है और इसी के नीचे अगर हम बिंदु लगा देते हैं ऐसे, तो इसका उच्चारण होता है ड़। उसी तरह से ढ है और ढ के नीचे अगर हम बिंदु लगा दिए तो ये हो गया ढ़। अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं? प्रयोग के आधार पर इनका अर्थ आप समझेंगे कि कहाँ पे इनका कैसे प्रयोग होता है। जैसे ये है ड, तो ड से डमरू, और ये है ड़, ड़ से जैसे बड़ा, लड़ी। तो ड से हम अक्षर की शुरुआत कर सकते हैं, शब्दों की शुरुआत कर सकते हैं, जैसे डमरू, डगर, है ना। लेकिन या और भी जैसे डर, डरना, और लेकिन ड़ से शब्दों की शुरुआत नहीं होती है। उसी तरह से यहाँ ढ है, ढ से होता है ढोलक। ढ से भी शब्द बनते हैं, ढक्कन, ढकना, लेकिन ढ़ शब्द के शुरू में नहीं आते हैं, ये शब्द के बीच में आते हैं या अंत में आते हैं। जैसे पढ़ना, तो पढ़ना में हम लोग पढ़ना नहीं लिखते हैं, हम लोग पढ़ना नहीं लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं? उसके नीचे बिंदु लगाते हैं इस तरह से और लिखते हैं पढ़ना या पढ़ो। उसी तरह से चढ़ना, तो चढ़ना में ढ़ होता है। बहुत लोग चढ़ना लिख देते हैं, तो चढ़ना कोई शब्द नहीं है, वो गलत हो जाएगा। तो इसका उच्चारण उसमें नहीं होता, उसमें किसका उच्चारण होता है? इसका उच्चारण होता है और इसी का प्रयोग होता है। तो चढ़ना, पढ़ना, लेकिन ये क्या होगा? ढोलक, ढक्कन, इसमें इसका प्रयोग होता है। और यहाँ भी समझ गए अंतर? डमरू, डरना, डगर और डुगडुग, कुछ भी इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं। डगमगाना, लेकिन ये क्या है? ये बीच में आते हैं या अंत में आते हैं। जैसे बड़े लोग, तो बड़े, लड़ी, लड़ना, ये सब। और फिर है अण। तो यानी यहाँ 5 ही मुख्य हैं, चूँकि मिलते जुलते हैं तो इनको लिख दिए, इसलिए इनकी संख्या 7 हो गई। लेकिन ये त वर्ग में मुख्य रूप से 5 ही होते हैं। अब है त वर्ग। त वर्ग में है त, थ, द, ध, न। अब है प वर्ग। प वर्ग में प भी मिट चुका है। प, फ, ब, भ और म, ये है प वर्ग में। इसके बाद य, र, लव आप लोग पढ़े होंगे। तो य, र, लव यहाँ से पूरी एक गिनती में आती है। य, र, लव, तलाभ्य श, मूर्धन्य स, दंत स, क्ष, त्र, ज्ञ। लेकिन तो य, र, ल, व ये आते हैं अंतस्थ में, और ये है तलाभ्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह, ये आते हैं ऊष्म। और उसके बाद है क्ष, त्र, ज्ञ, ये आते हैं संयुक्ताक्षर में। संयुक्ताक्षर में एक यह शब्द भी आता है, श्र। क्या शब्द आता है? क्या वर्ण आता है, शब्द नहीं, सॉरी। ये श्र, श्र भी क्या है? एक संयुक्ताक्षर है, लेकिन मुख्य रूप से क्ष, त्र, ज्ञ। तो इस तरह से ये वर्णमाला वृक्ष के माध्यम से आप लोगों ने वर्णों को पढ़ा। ये हो गए व्यंजन वर्ण के उदाहरण और ये हो गए स्वर वर्ण के उदाहरण। अब हम इसको और विस्तार से आपको बता रहे हैं। वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। या वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं कहने का अर्थ क्या है? जैसे हम यहाँ उच्चारण करके आपको बता रहे हैं। जब हम ध्वनि करते हैं, मुंह से कोई आवाज़ निकाल रहे हैं, तो अ शब्द बोलते, अ अक्षर बोलते हैं, तो अ में क्या है? अ को और हम तोड़कर नहीं बोल सकते हैं। उसी तरह से आ को भी हम और खंड करके नहीं बोल सकते हैं, है ना। लेकिन जैसे हम घर शब्द बोलते हैं, यहाँ पे भेद लिखा हुआ, भेद शब्द अगर बोलते हैं तो इसको हम खंड कर सकते हैं, है ना, भे प्लस द। लेकिन
इसके और खंड नहीं किए जा सकते हैं। तो ये वर्ण कहलाते हैं जिनको और हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते। उसी तरह से क, ख, ग, घ, इनको भी हम और टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं। तो ये हो गए वर्ण। वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जिस तरह से एक एक ईंट को जोड़कर एक दीवार की रचना होती है और फिर दीवारों से घर बनते हैं, उसी तरह से एक एक वर्ण को मिलाकर शब्द बनते हैं। यहाँ पे जितने भी शब्द बने हुए हैं वर्णों के मेल से बने हुए हैं, और फिर शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है, और वाक्यों को मिलाकर फिर कहानियाँ बनती हैं, नाटक लिखे जाते हैं, कविताएं लिखी जाती हैं, इस तरह से। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे वर्ण के भेद। वर्ण के मुख्य रूप से दो भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जो वर्ण बिना किसी सहायता के बोले जाएं उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। अब इसका क्या अर्थ हुआ कि बिना किसी सहायता के बोले जाएं? तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम अ का उच्चारण करते हैं तो आप अ का उच्चारण करके देखिए, साथ में और कोई वर्ण नहीं आता है। जैसे अ बोल रहे हैं तो केवल अ ही सुनाई दे रहा है, आ तो केवल आ सुनाई दे रहा है ना। तो जो वर्ण एक ही उच्चारण करने पर एक ही प्रकार की ध्वनि बनाता है वह स्वर वर्ण कहलाता है। तो ये अ से लेकर अ तक एक उच्चारण, एक ध्वनि पर एक ही वर्ण का उच्चारण होता है। तो इस तरह के वर्णों को हम लोग कहते हैं स्वर वर्ण। इनकी संख्या 11 है और अयोग वाहक की संख्या 2 है। इस तरह से मिलाकर स्वर वर्णों की संख्या 13 है। आगे है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं उन्हें हम कहते हैं व्यंजन वर्ण। अब इसमें स्वरों की सहायता से कैसे बोले जाएं वो देखिए, मैं यहाँ पे स्पष्ट करके बता रही हूँ। जैसे क का हम स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं कर सकते हैं क्योंकि क में हलंत लगा रहता है। ये है व्यंजन वर्ण का उदाहरण, क में हलंत। जब इसमें हम अ जोड़ते हैं यानी स्वर जोड़ते हैं तब हम इसका उच्चारण करते हैं क। तो ऐसे केवल स्वतंत्र रूप से ये क में हलंत लगाकर हम इसका उच्चारण नहीं कर सकते। इसमें अ जुड़ता है तब ये क कहलाता है, तब ये व्यंजन वर्ण बनता है। ये व्यंजन वर्ण है, ये केवल व्यंजन वर्ण नहीं कहलाएगा। ये जब भी होगा स्वरों की सहायता से ही इसका उच्चारण होता है, इसलिए स्वर के साथ मिलकर ही ये वर्ण व्यंजन वर्ण बनते हैं। यहाँ पे मैंने और भी उदाहरण दे दिए हैं। घ में भी हलंत है और अ मिलाएंगे तब ये पूरा बनेगा घ, और ये हो गया व्यंजन वर्ण। और जब हम हलंत लगाते हैं तो इसका मतलब, इसका अर्थ होता है आधा घ। जैसे च और अ है तो च हम इसको नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इसका उच्चारण हम कर ही नहीं सकते हैं। जब इसमें अ जोड़ते हैं तभी हम बोल सकते हैं च। उसी तरह छ का केवल हलंत लगा के हम उच्चारण नहीं कर सकते हैं जब तक इसमें अ नहीं जोड़ें। तो आधा छ और अ मिला देते हैं तब होता है छ। तो स्वर वर्ण की परिभाषा थी कि वो बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, लेकिन व्यंजन वर्ण की परिभाषा क्या है कि जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं। क्या लिखा हुआ है? स्वरों की सहायता के बिना व्यंजन वर्णों का उच्चारण संभव नहीं होता है। तो ये स्पष्ट हुआ। तो व्यंजन वर्णों में स्वर का साथ होना, स्वर का रहना बहुत जरूरी है। यहाँ देखिए क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, सब में अ छुपा हुआ है। फिर है च, छ, ज, झ, ञ, इनमें भी सब में च, छ, ज, झ में अ छुपा हुआ है। तो ये इस तरह से ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अण, और मैंने वर्णमाला वृक्ष में दिखाया था ना ड़, अढ़, ये यहाँ भी मैंने इसे लिख दिया है। और फिर त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ये सारे क्या कहलाते हैं? इनको कहा जाता है स्पर्श वर्ण। और ये हो गए अंतस्थ, य, र, ल, व, तलव्य श। और उष्म, तलव्य श, मूर्धन्य स, दंत स, ह। यहाँ तलव्य श नहीं होता है। अंतस्थ में क्या क्या आता है? य, र, ल, व। और उष्म में आता है तलव्य श, मूर्धन्य स, दंत स और ह। फिर ये है संयुक्ताक्षर, क्षत्र, ज्ञ और श्र। संयुक्ताक्षर का अर्थ क्या होता है? संयुक्ताक्षर का अर्थ होता है संयुक्त जोड़ अक्षर। संयुक्त यानी जुड़ा हुआ, और अक्षर यानी यहाँ पे जुड़े हुए अक्षर हैं। इसमें कौन कौन से वर्ण जुड़े हुए हैं ये मैं यहाँ बता रही हूँ। जैसे क प्लस श,
ये हो गया क्ष। त्र में क्या जुड़े हुए हैं, इसको हम लोग क प्लस श ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, श प्लस अ, ये हो गया अक्ष। उसी तरह से त्र में क्या होगा, त प्लस र प्लस अ, ये हो गया त्र। और ज्ञ में क्या होता है, ज प्लस इया बराबर ज्ञ। इसमें भी हम ऐसे दो वर्ण लिख सकते हैं, जैसे यहाँ ज प्लस इया प्लस अ। हलंत लगाने से वर्ण का उच्चारण आधा होता है ना। ये तो ये हो गया ज्ञ। उसी तरह श्र में क्या है, तलाभ्य श प्लस र प्लस अ, ये हो गया श्र। ये हो गया संयुक्ताक्षर। संयुक्त यानी जुड़ा हुआ, मिला हुआ। तो यहाँ ये अक्षर जो है, ये वर्ण जो है वो मिले हुए हैं, संयुक्त हैं, इसीलिए इनको संयुक्ताक्षर कहा जाता है। अब अगले वीडियो में मैं आगे शब्द पढ़ाऊंगी।